पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नीलम अपने अतीत के गलियारों के चक्कर लगा रही है। वो याद करती है कि किस तरह कम उम्र में ही पति को खो देने के बाद उसने जीवन की नैया को पार लगाने की कोशिश की, जिसमें उसका साथ दिया उसके ससुर जी ने एक पिता बनकर। एक दिन उसके ससुर जी घर से बाग के लिए निकले तो घर वापस ही नहीं आए। नीलम को चिंता हुई तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी, पर अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगा। अब आगे ठीक है कहकर मैं वहां से जाने लगी। तन्वी, चल बेटा, अभी मस्ती करने का टाइम नहीं है। संगीता, नीलम, उसे यहीं रहने दे, मैं उसे घर छोड़ दूंगी, तू जाकर अपने बाबूजी को ढूंढ। ठीक है संगीता, पर इसका ध्यान रखना, बहुत शैतान है ये। और तन्वी, जैसा संगीता आंटी कहेंगी उनकी बात मानना और सड़क पर हाथ छुड़ाकर मत भागना। संगीता, नीलम, बस कर यार, मेरे भी बच्चे हैं, तू जाकर बाबूजी को ढूंढ, मैं तेरी बेटी को सही सलामत घर पहुंचा दूंगी। तन्वी को संगीता के पास छोड़कर मैं बाग के उस हिस्से में पहुंची जहां बुजुर्गों की टोली बैठी हुई थी। इस हिस्से में ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग लोगों की अलग अलग टोलियां बनी हुई थी। कुछ गोलाकार बनाकर ताश खेल रहे थे तो कुछ वर्तमान में चल रहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के बीच एक शर्मा अंकल थे जिन्हें मैं पहचानती थी। उनके पास जाकर मैंने उन्हें नमस्ते की और बाबूजी के बारे में पूछने लगी। मैं, शर्मा अंकल, बाबूजी को देखा है आपने? शर्मा अंकल, नहीं बेटा, मैंने तो उन्हें नहीं देखा है। क्यों, क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो। मैं, अंकल, घर से उन्हें निकले काफ़ी समय हो गया है, घर से बाग में जा रहा हूँ कहकर निकले थे, पर यहाँ भी कहीं नहीं नजर आ रहे। हर रोज़ तो वो यहीं आते हैं। अंकल, क्या आसपास कोई और भी बाग है? अंकल, नहीं बेटा, यहाँ तो बस यही बाग है, पर मैंने तो उन्हें बहुत दिनों से यहाँ आते नहीं देखा है। शर्मा अंकल की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? कहते हुए मैं एकाएक चुप हो गई। मन ही मन सोचने लगी, बाबूजी तो सुबह शाम बाग जाने के लिए घर से निकलते थे, अगर वो यहाँ नहीं आते तो फिर वो कहाँ जाते हैं? मैं, अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। अंकल, नीलम बेटा रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, कहकर वो उठने लगे। मैं, नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं मार्केट जाकर देखती हूँ, शायद वहीं कोई सौदा लाने चले गए हों। अंकल, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, फिर भी ज़रूरत पड़े तो मुझे घर से बुला लेना, मैं बस अब जा रहा हूँ। बाग के गेट तक वो मेरे साथ चलते रहे और जगदीश और जय के बारे में पूछते रहे। मैं बस हाँ हूँ में उनको जवाब देती रही। बाग के गेट पर पहुँचने के बाद वो 1 मिनट रुके और मेरी तरफ देख कर कहने लगे, नीलम, अगर वो बूढ़ा मिल जाए तो मेरी तरफ से उसे कह देना, इस उम्र में यूँ बहू बेटियों को तंग करना अच्छी बात नहीं, और बाजार में भी अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, अनिल फैक्ट्री से आ गया होगा, उसे तेरे साथ भेज दूंगा। रात होने को है तो कहाँ अकेली मारी मारी फिरती रहेगी। जी ठीक है अंकल, मैं आपको बता दूंगी, कहकर मैं बाजार की तरफ चली गई। बाजार घर से कुछ ही दूरी पर गिट्टी की दुकानें थी और एक लाइब्रेरी भी थी। पिछले कई सालों से बाबा यहाँ रह रहे थे, अधिकतर दुकानदार उन्हें जानते थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझे यहीं चाय के टपरी पर बैठे मिल जाएंगे। चाय की टपरी पर बैठकर आते जाते लोगों से सियासत की चर्चा करना और एक उनका शौक था। इधर उधर देखते हुए मैं चाय की टपरी के पास पहुंच गई। एका दो का लोग ही वहां बैठे हुए थे। चाय वाले से बाबूजी का पूछा तो कहने लगा, वो यहाँ तो नहीं है, वो तो लाइब्रेरी में होते हैं इस समय, छोटू अभी तो उनको चाय पकड़ा कर आया है। लाइब्रेरी में? मैंने हैरानी से उनसे पूछा। छोटू वहाँ उनको चाय देने गया था। उसी ने बताया कि बाबूजी कह रहे थे चाय के हिसाब में पैसे लिख ले, आज घर से बटुआ लाना भूल गए हैं। तेज तेज कदमों से मैं लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगी। अंदर गई तो सामने बैठे बाबूजी मुझे नजर आए। मैं बाबूजी के पास जाकर खड़ी हो गई। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे लकड़ी की मेज पर सर झुकाए वो एक रजिस्टर में एंट्री कर रहे थे। मैंने दुकान के बाहर लगे बोर्ड को पढ़ा। बाबूजी, मैंने उन्हें धीरे से आवाज़ लगाई। मुझे यूँ अचानक से सामने देखकर वो हड़बड़ी में उठने लगी तो उठते हुए लड़खड़ा गई। ध्यान से बाबूजी, कहते हुए मैंने उनकी बाजू पकड़ ली। तू यहाँ कैसे? उनके मुंह से निकला।
जिस हालात में घर से बाहर निकले थे, चिंता तो होनी ही थी। आप जानते हैं, घर से निकले हुए आपको 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मुझे अकेला देखकर पूछने लगे, तन्वी कहाँ है? उसे अकेला घर पर छोड़कर तो मुझे पूरे को ढूंढने आई है। तन्वी संगीता के साथ है। यहाँ आने से पहले आपको बाग में देखने गई थी। घर से बाग के लिए कहकर ही निकले थे ना? सामने टेबल की तरफ इशारा करके मैं पूछने लगी, ये सब क्या है और कब से चल रहा है? अपने रजिस्टर को बंद करते हुए, रजिस्टर अंदर बैठे हुए आदमी के हवाले करते हुए उससे कहने लगे, बेटा, बाकी की एंट्री कल सुबह जल्दी आकर लिख दूंगा। बहू आई है, घर पर कोई ज़रूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप आराम से जाओ, काम की चिंता मत करो। बेटा, घर चलकर बात करते हैं, कहकर मेरी तरफ देखने लगे। बाबूजी अपनी आंखों की नमी मुझसे छुपा नहीं सके। कुर्ते की जेब से रुमाल निकाल कर आगे पोंछते हुए कहने लगे, लगता है चश्मे का नंबर बदल गया है, पहले जैसी बात नहीं रही है। मैं, कोई बात नहीं बाबूजी, कल चश्मे वाले के पास जाकर आपके लिए नया चश्मा बना लेते हैं। बाबूजी, इतनी जल्दबाजी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, काम तो मेरा चल ही रहा है। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना बहू? नहीं बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं, घर चलकर बात करते हैं, कहकर मैं उनके साथ साथ चलने लगी। थोड़ी दूरी पर ही तो घर। मैंने ताला खोला और वो सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई। अब तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी पहाड़ जैसा लगने लगा है। कहते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगे। मैं, लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। पानी पीकर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद खुद से ही बात शुरू की, बहू, जगदीश हो जैसे मुझे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि दोनों की सोच कैसी है। घर तो चलाना है, तन्वी बड़ी हो रही है, उसके साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी। 4 पैसे हाथ में होते हैं तो आदमी खुद को महफूज समझता है। मैं, बाबूजी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, पर पहले आप मुझे बताएं, आप वहाँ बैठे हुए क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, लाइब्रेरी का मालिक बरसों से मुझे जानता है। एक दिन उनके बेटे ने मुझे यूं ही चाय की टपरी पर बैठे देखा, वो बातें करने लगा। बातों ही बातों में दुखी मन था, भावनाओं में बहकर मुंह से निकल गया कि बेटे के जाने के बाद पैसों की बहुत तंगी हो गई है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? मैंने झट से कह दिया, बेटा, दुनिया ने इतने रंग दिखा दिए हैं कि अब किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। वो मुझसे कहने लगा, कल आप हमारी लाइब्रेरी पर आकर रजिस्टर पर एंट्री कर दिया करो, भारी भरकर काम भी नहीं है। हर एंट्री पर 2 रुपया आपको मिलेगा। दिन में 200 एंट्री तो नॉर्मल सी बात है, और बच्चों के इम्तिहान के समय आप पूछो मत, हज़ार एंट्री एक दिन में हो जाती है, और सारा दिन का काम भी नहीं, सुबह शाम 2-2 घंटे चाहिए रजिस्टर में एंट्री के लिए। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुझसे ये बात कैसे कहूँ। इसीलिए बाग में जाने के बहाने में वहाँ जाने लगा। अपनी बात करते हुए बाबूजी बार बार अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। परिस्थितियों वश जिस दौर से वो गुजर रहे थे, मैं उनकी हालत से भली भांति वाकिफ थी। उन्हें सिवाय हौसला देने के मेरे पास कुछ नहीं था। अपनी बात कहकर चुप हो गए, पर अगले ही पल अपनी सफाई देते हुए कहने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना बहू। मैं नहीं बाबूजी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया मेरे और तन्वी की भलाई के लिए ही तो किया है। हाँ, एक बात की शिकायत आपसे ज़रूर है कि आपने मुझसे यह बात छुपाई। अब मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अभी मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं की थी कि संगीता तन्वी को लेकर आ गई। मम्मी घर में घुसते ही मुझसे पूछने लगी, दादू कहाँ से मिले? फिर अपने दादू की तरफ देखते हुए कहने लगी, दादू आप खो गए थे, मम्मी ने आपको कहाँ से ढूंढा? चुप कर बदमाश, बहुत बोलने लगी। झिड़की लगाते हुए मैंने तन्वी से कहा, संगीता। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? बाबूजी, मैं ठीक हूँ। आओ संगीता, अंदर आओ। मैं, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने उससे कहा, नहीं अभी नहीं, रात काफ़ी हो चुकी है, बस चलती हूँ, कहकर संगीता वहाँ से जाने लगी। मम्मी, मैंने संगीता आंटी के घर कर खाना खा लिया है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट दादू। गुड नाइट मेरी गुड़िया। बाबूजी,
हाँ बेटा, अब कहो क्या कहना है। तुम्हारी बात बीच में रह गई थी। तन्वी के अंदर जाते ही बाबूजी मुझसे कहने लगे। मैं, बाबूजी रात काफ़ी हो चुकी है, पहले आप खाना खा लो फिर बात करती हूँ। बाबूजी, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तू अपनी बात पूरी कर। बाबूजी, आपने तो दोपहर को भी अच्छे से नहीं खाया था, मैं अपना खाना भी साथ ले आती हूँ। इससे पहले बाबूजी कुछ कहते मैं उठकर रसोई घर में चली गई। तवा रखकर फटाफट रोटी सेकी तो थालियों में दाल, रोटी और सब्जी रखकर बाबूजी के पास आकर बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डालने के बाद मैं उनसे कहने लगी। बाबूजी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बाबूजी, क्या नौकरी? पर तुम्हें कौन नौकरी देगा? मैं तो आदमी हूँ, कहीं भी बैठकर तो पैसे कमा लूँगा, पर तुझे तो मैं इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। बाबूजी, मेरी बात पूरी तो सुने। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कहीं ऐसी वैसी जगह पर जाकर नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ओम के ऑफिस में ही जाकर बात करूँगी या अपने योग के डिप्लोमा के आधार पर किसी योगा सेंटर में बात करूँगी। आज बाग में संगीता मिली थी, उसी ने मुझे ये सलाह दी है। संगीता कह रही थी कि हमें ओम के ऑफिस में जाकर एक बार बात करनी चाहिए, मुझे उसकी जगह नौकरी मिल सकती है, चाहे कोई छोटी मोटी ही क्यों ना हो। बाबूजी, अच्छा ये बात है। मेरी बात सुनकर उन्हें तसल्ली हुई। पर बेटा, तेरी और ओम की पढ़ाई में तो बहुत अंतर है। मैं जानती हूँ बाबूजी, पर ऑफिस में 100 तरह के काम होते हैं। मैंने बीकॉम की है, कोई अकाउंट वगैरह का काम तो कर ही सकती हूँ। कहकर मैं चुप हो गई। बाबूजी, ठीक है, कब बात करने जाना चाहती हो? बाबूजी, एक दिन में तो ये काम होने वाला नहीं है। सोच रही हूँ तन्वी के स्कूल जाते ही मैं कल ही उनसे मिलने चली जाऊँ। बाबूजी, तुम वहाँ अकेले जाने का सोच रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाबूजी, हाँ तो फिर ठीक है, हम कल ही जाकर मिलते हैं। ओम के सीनियर सर से, उनसे 1-2 दफ़ा ही मिला हूँ, काफ़ी भले मानस इंसान हैं। ओम की तारीफ करते थकते नहीं थे। ओम की मृत्यु के समय जब घर आए थे तब भी मुझसे कहा भी था कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। और देखो मैं कैसे उन्हें भूल गया, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है। बाबूजी, उनका नाम अरविंद मिश्रा है। ओम के बाद माँ का यूं अचानक से चले जाना हम तो अभी तक संभल ही नहीं पाए हैं। वो तो भला हो संगीता का जिसने मुझसे बात की। अब कल देखते हैं कि उनसे मिलकर कुछ काम बनता है या नहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी। चौका समेटकर मैं तन्वी के पास जाकर लेट गई। बाबूजी भी बाहर दीवान पर जाकर लेट गए और लेटते ही उनकी खर्राटों की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी और अनायास ही मेरे चेहरे पर मुस्कान ये सोचते हुए आ गई कि कम से कम इतनी परेशानी में वो सुकून से सो रहे हैं। नींद और मेरा तो 36 का आंकड़ा है। सारी रात करवटें बदलती बीत जाती थी। लेटे लेटे जब थक जाती तो उठकर बालकनी की सीढ़ियाँ खोलकर खड़ी हो जाती। अभी कुछ देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था, फिर अचानक से बिन मौसम की बरसात शुरू हो गई। पानी से भरी छोटी सी बदली ना जाने कहाँ से आकर मेरी खिड़की के सामने बरसने लगी। मैं उन ठंडी फुहारों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, पर मेरे अंतर्मन में चल रहा अंतर्द्वंद खत्म नहीं हो रहा था। तन मन को भिगोकर बादल बरस कर चले गए। या ये कोई ईश्वरीय संकेत था जो मुझे आने वाले कल के बारे में बताना चाहता था। मैं अपनी ही कश्मकश में उलझी बाहर चारों तरफ कितनी नीरवता को देखती रही। मैं उस ठहराव को अपने भीतर क्यों नहीं महसूस कर पाती। हर समय एक अंतर्द्वंद सा मेरे भीतर चलता रहता है, चारों ओर फैली इतनी निष्पद्धता को भंग करता हुआ सड़क पर चौकीदार लकड़ी के डंडे को सड़क के ऊपर मारता हुआ जागते रहो कहता हुआ निकलता। पिछले कई सालों से मैं उसकी आवाज़ सुनती आ रही थी। रात्रि के उस पहर में शायद एक मैं ही वो अकेली थी जो जागती हुई उसकी आवाज़ सुन रही थी, वरना रात्रि के इस पहर में कौन जाग रहा होगा। हमारे घर के बिल्कुल नीचे आकर चौकीदार ऊपर देखना नहीं भूलता था। मुझे बालकनी में खड़ा देख कई बार कह देता, जाओ बीबी सो जाओ, अब तो सुबह भी होने वाली है।
आज भी जब उसने देखा तो मैं झट से पीछे हो गई, मानो चोरी पकड़ी गई हो। अपने डंडे को खटखटाते हुए एक बार फिर जागते रहो बोलकर वो आगे निकल गया। मैं भी अपने पलंग पर आकर लेट गई। नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब घड़ी में अलार्म बजा तो मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। तन्वी को उठाया, उसे तैयार करके स्कूल भेजा। बाबूजी हमारे उठने से पहले ही नहा धोकर तैयार होकर बैठे थे। तन्वी के स्कूल जाते ही मैं भी तैयार हो गई। बाबूजी को नाश्ता दिया और हम दोनों ओम के ऑफिस की तरफ निकल गए। घर से कुछ ही दूरी पर हमें रिक्शा मिल गया। आधे घंटे के बाद हम ऑफिस की इमारत के बाहर खड़े थे। बाहर बड़ा सा शीशे का दरवाज़ा था जो बंद था। गेट के बाहर एक चौकीदार ग्रे कलर की कलफ लगे वर्दी पहने हुए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा था। हमारे आने का कारण पूछने के बाद इंटरकॉम पर एक नंबर मिलाने के बाद हमें अंदर जाने दिया। सामने एक गलियारा था जहाँ लाल रंग के पत्थर से बने फर्श के दोनों तरफ मौसमी फूल खिले हुए थे। एक कांच के बड़े से दरवाजे को पार करके मैं और बाबूजी एक रिसेप्शन के सामने जाकर खड़े हो गए। हमें अपने सामने देख मुस्कुराते हुए रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने हमारे आने का कारण पूछने के बाद हमें वहीं लॉबी में रखे सोफे पर बैठने के लिए कहा। आप यहाँ बैठिए, सर अभी तक एक मीटिंग में हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं उन्हें आपके बारे में सूचित करती हूँ। मैं और बाबूजी ने जैसा उसने कहा सोफे पर जाकर बैठ गए। काफ़ी समय बीत चुका था। मेरा ध्यान बार बार कलाई में बंधी हुई घड़ी की सुइयों की तरफ जा रहा था जो बता रही थी कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हमें यहाँ बैठे हुए हो गया था। इसी बीच एक आदमी हाथ में ट्रे पकड़े हमारे लिए पानी लेकर आ गया। ऐसी में बैठे हुए हमें गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने ट्रे से पानी का एक ग्लास उठाकर बाबूजी को पकड़ा दिया, जिसे उन्होंने एक ही सांस में पी लिया और पीते ही उन्हें खांसी छिड़ गई। आराम से बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है, कहते हुए मैं उनके पीठ मलने लगी। मैं ठीक हूँ कहते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उनके भीतर चल रहे अंतर्द्वंद से भली भांति परिचित थी, फिर भी उनके सामने खुद के संयम में दिखाने की भरसक कोशिश कर रही थी। हाथ में पानी का ग्लास पकड़कर मैं भी छोटे छोटे घूंट भर रही थी। मुझे उनके चेहरे पर बेचारगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उनकी उम्र और झुके हुए कंधों को देखकर मैं और मन ही मन भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, ऐसी परिस्थितियों किसी भी बूढ़े पिता पर मत डालना। बहू, काफ़ी देर हो गई है, एक बार जाकर उस लड़की से पूछ और कितनी देर लगेगी। मुझे लाइब्रेरी में जाकर रजिस्टर में एंट्री भी करनी है। जी, अभी जाकर पूछती हूँ, कहकर मैं रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछने लगी, मैडम और कितनी देर लगेगी। देखिए मैडम, एक तो आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हैं, आज सर मीटिंग में हैं। आज विदेश से कुछ लोग मीटिंग के लिए आए हुए हैं। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं उनके सेक्रेटरी से पूछकर बताती हूँ। बात करते हुए उसकी उंगलियाँ फ़ोन के कीबोर्ड पर घूमने लगी। हेलो मेहता जी, सर खाली हो गई क्या? उनसे मिलने के लिए कोई नीलम जी और एक बुजुर्ग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। रूमा, सर के साथ तो उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स है। फ़ोन के दूसरी तरफ उस आदमी की धीमी धीमी आवाज़ मेरे कानों में जा रही थी। सर अपॉइंटमेंट तो लेकर तो नहीं आए हैं। तो रूमा उन्हें बोल दो, आज तो किसी हालत में भी मुलाकात संभव नहीं है। सर आज बहुत बिजी हैं, फिर किसी दिन आने के लिए कहकर वापस भेज दो। उन दोनों की बातों से मुझे समझ आ गया था कि आज किसी भी हालत में सर से मुलाकात होना संभव नहीं है। नाउमीदी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर भी रूमा के फ़ोन बंद करने का इंतज़ार करते हुए वहाँ खड़ी रही कि शायद वो मुझे किसी तरह की कोई उम्मीद दिखा दे। अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को रिसीवर के ऊपर रखने के बाद रूमा मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, सर से आज तो मिलना नहीं हो पाएगा, सर बहुत बिजी हैं। मैं आपके कहते हुए वह एक डायरी खोलकर उस पर डेट्स चेक करने लगी। मैम, आप नेक्स्ट वीक बुधवार को सुबह 8 बजे आ जाएं। मैं आपको सर से मिलवा दूंगी। देखिए, हम उनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वो हमें जानते हैं। आप उन्हें कह दें ओम शर्मा की पत्नी और उसके पिता मिलने आए हैं। देखिए मैडम, मैंने अभी आपके सामने उनके सेक्रेटरी से बात की है। मैं बार बार फ़ोन करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ।
आप प्लीज़ एक बार फिर से ट्राई कर लें, मैंने एक तरह से किड़किड़ाते हुए उससे कहा। देखिए, आपके कहने पर बस एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ। अगर उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो आप मुझे दोबारा नहीं कहेंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको फिर से नहीं कहूँगी। आप जिस दिन कहेंगी हम फिर उस दिन ही आएंगे। ओके, कहकर उसने फिर दोबारा नंबर मिलाया। हेलो सर, वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर उन्हें जानते हैं। वो किसी ओम शर्मा का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं सर से कह दें कि उनके पिता और उनकी पत्नी आए हैं। क्या कहा, ओम शर्मा? जी सर, यही नाम बताया है। मैं तो उन्हें अगले हफ्ते। हेलो सर, हेलो। नीलम जी देखिए, आपके कहने पर मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया था। अतु सर ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। आप जाएं, आपकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको डांट खानी पड़ी। हम अगले बुधवार को सुबह आकर उनसे मिल लेंगे। कहकर मैं बाबूजी के पास जाकर खड़ी हो गई। उठिए बाबूजी, आज तो काम नहीं बना है, अगले हफ्ते फिर आना पड़ेगा। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था, आज के आज तो बात बनने से रही, अभी तो हमारी फरियाद भी नहीं सुनी गई। कोई बात नहीं, जी छोटा मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मायूस होकर हम दोनों वहाँ से उठकर चलने लगे। अभी कांच के बड़े से दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, शर्मा जी ज़रा रुकें। हमने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी तेज़ी से कदम भरता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। जैसे ही हमारे पास पहुंचा, हमसे कहने लगा, आप ओम शर्मा के पिता हैं? बाबूजी, जी हाँ। और आप कौन? मैं गौरव कुमार हूँ। ओम और मैं अच्छे दोस्त थे, उनकी मौत के वक्त भी यहाँ नहीं था। बाबूजी, कोई बात नहीं बेटा, आजकल हर कोई अपने कामकाज में मसरूफ़ है। गौरव कुमार, पर आज आप यहाँ कैसे? बेटा, अभी बाबूजी ने अपनी बात शुरू ही की थी कि गौरव कुमार ने उन्हें बीच में रोक दिया। बाबूजी, आप मेरे ऑफिस में चलें, वहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं। गौरव कुमार ने जिस तरह से बाबूजी कहकर उन्हें संबोधित किया, बाबूजी की आंखें भर आई और अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। बाबूजी, जैसा तुम ठीक समझो, कहते हुए वो उसके साथ साथ चलने लगे। गौरव एक कमरे के बाहर आकर रुक गया, दरवाजे को खोलकर उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगा। छोटा कमरा था पर बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। गहरे रंग के पॉलिश की हुई मेज़ थी, जिसके पीछे लेदर की कुर्सी थी। मेज़ पर एक लैपटॉप रखा हुआ था, उसी के पास 2 फ़ोन रखे हुए थे और दूसरी तरफ कुछ फाइलें थीं। दीवारों पर हल्के रंग का पेंट था। कमरे में आने के लिए बाद गौरव अपनी कुर्सी पर बैठ गया और हमें सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। गौरव, अब बताइए बाबूजी, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? बाबूजी, बेटा, ओम के चले जाने के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर नीलम को यहाँ कोई नौकरी मिल जाती। कहते हुए बाबूजी चुप हो गए। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कहकर मेरी तरफ देखते हुए मुझसे बात करने लगा। नीलम जी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी मैंने बीकॉम पास किया है, 2nd डिवीज़न में। ओके, कहकर कुछ सोचते हुए गौरव कहने लगे, मैं आपको अकाउंटेंट के जॉब पर रख सकता हूँ। सैलरी थोड़ी कम होगी, पर नौकरी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा। फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। बाबूजी, बेटा, किन लफ्ज़ों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? तुमने तो हमारी सारी मुश्किलों को ही दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुम्हारा। बाबूजी हाथ जोड़कर भावुक होते हुए गौरव से कहने लगे। उनकी आंखों के पोरों पर आंसू आकर रुक गए थे और आवाज़ गले में रुंध गई थी। गौरव ने सामने रखे पानी के ग्लास को उठाकर उन्हें पीने के लिए दिया और उनके पास आकर खड़े होकर उनके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाकर उन्हें हौसला देने लगे। बाबूजी, आप हाथ मत छोड़ें, मुझे भी ओम की तरह अपना बेटा ही समझें। आप इतनी तकलीफ में थे, आप पहले ऑफिस में क्यों नहीं आए? एकाएक किसी अनजान से सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर उनके सब्र का बांध टूट गया और बिलख बिलख कर रोने लगे। गौरव, हौसला रखें बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए गौरव ने उन्हें पानी का घूंट भरने के लिए कहा। बाबूजी को यूँ रोते देख मेरा भी मन भर आया।
पता नहीं कब से उन्होंने इन आंसुओं को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था, जो किसी की सहानुभूति की गर्मी मिलते ही हिमकिरणों से पिघल गए। बाबूजी के शांत होते ही गौरव उनके बोलने का इंतजार करता रहा। एक लंबी सांस भरी और उन्होंने फिर कहना शुरू किया, अभी तो हम ओम के यूं असामयिक चले जाने के गम से उभर ही नहीं पाए थे कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया। बुढ़ापे में इस दोहरी चोट ने यूँ समझो कि मेरी सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। तन्वी, ओम की बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, उसकी चिंता हर समय रहती है। मेरी भी अब उम्र हो रही है, कब ऊपर वाले से बुलावा आ जाए कौन जानता है। नीलम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, कहकर वो उठने लगी। गौरव, जी बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उठ क्यों रहे हैं? चाय कॉफ़ी कुछ तो ले। बाबूजी, नहीं बेटा, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है हमारे लिए, चाय कॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, अब आज्ञा दो। नीलम जी, आप कल सुबह 8 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं। मैं हाथों हाथ आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दूँगा। अरविंद मिश्रा जी तो बाबूजी अब यहाँ नहीं हैं, उनकी पोस्टिंग तो देहरादून की नई ब्रांच में हो गई थी। बाबूजी, अच्छा, हम तो उनसे मिलने ही आए थे। ओम की मौत के समय उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी कोई काम हो तो मुझसे ज़रूर कहिएगा। गौरव, जी वाकई वो बहुत नेक इंसान है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, बहुत ही नेक ख्यालात के बंदे हैं। चलो बेटा, अब चलते हैं। कहकर हम कमरे से बाहर आ गए। गौरव भी हमारे साथ साथ चलते हुए लॉबी तक आ गए। मैं हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए उनसे कहने लगी, आपका किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ? नीलम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एक्स कुलीग की फैमिली के कुछ काम आ सका हूँ, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। कल समय से आप ऑफिस पहुँच जाइएगा। जी ज़रूर, मैं सुबह समय से पहुँच जाऊँगी। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। मैं रूमा को भी बोल दूँगा। ऑफिस से निकलकर हमने ऑटो पकड़ा और सीधा मैं घर आ गई। बाबूजी वहीं रास्ते में बाजार के पास उतर गए, पीट रहे थे। मुझे ओम के ऑफिस में ही जॉब मिल गई थी और इसके साथ साथ घर के पास वाले योग सेंटर में शाम को 2 घंटे के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई थी। तन्वी की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। जॉब मिलते ही मैंने बाबूजी का लाइब्रेरी में जाना छुड़वा दिया। लगता था जिंदगी अब ठर्रे पर आ गई है। मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मुझे यूं तरक्की करते देख बाबूजी फूले नहीं समाते थे। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया है बहू, कहते नहीं थकते थे। सब कुछ आपकी वजह से ही हो पाया है। आपका साथ मिला है तो यह सब कर पाई हूँ, वरना मैं तो कभी घर से बाहर कदम निकालने का भी नहीं सोच सकती थी। सर्दियों के दिन थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। रात को भी हल्का बुखार था। गली के मोड़ पर ही डॉक्टर का क्लिनिक था। उनके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से वो वहाँ तक जा सके। तन्वी को उनके पास बैठाकर मैं डॉक्टर से बाबूजी की तबीयत बतलाकर उनके लिए दवाई लेने आई थी। घर वापस आई तो तन्वी उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। तन्वी, मम्मी, बुखार कम नहीं हो रहा है, वो छाती पे देखो कैसे आवाज़ कर रही है। मैं, बाबूजी उठें, आंखें खोलें, देखें दवाई खानी है। बाबूजी, नहीं, मुझे कुछ नहीं खानी है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। तन्वी, दादू प्लीज़ उठें, जब तक दवा नहीं खाएंगे बुखार कैसे उतरेगा। सहारा देकर तन्वी ने उन्हें उठाया और मैंने मुंह में गोली रखी। पानी का घूंट भरते ही उन्हें खांसी आ गई। तन्वी उनकी पीठ मलने लगी। बाबूजी, बस अब मुझे लेटा दे, बैठा नहीं जा रहा है। तन्वी, माँ, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं, निमोनिया के लक्षण हैं, अगर 2 दिन में बुखार नहीं उतरता है तो शायद अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ सकता है। निमोनिया का नाम सुनते ही तन्वी चुप हो गई। तन्वी, माँ, आप जगदीश चाचा को फ़ोन करके बाबूजी की तबीयत के बारे में बता दो। मैं भी यही सोच रही थी, बाबूजी कुछ संभले तो उनसे पूछती हूँ। पूरा दिन उनका शरीर बुखार से तपता रहा। तन्वी उनके लिए खिचड़ी बना कर लाई और अपने हाथ से उन्हें खिलाने लगी, पर 2-4 चम्मच खाकर उन्होंने और खाने से मना कर दिया। तन्वी, दादू प्लीज़ 1-2 चम्मच और खा लो। बाबूजी, और खाया नहीं जा रहा, सब कुछ ऊपर ऊपर आ रहा है, मुंह का स्वाद बहुत कड़वा हो रहा है। दादू, नींबू का अचार लेकर आओ। मैं,
तन्वी पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही कितने तेज बुखार में तप रहे हैं और तू उन्हें नींबू का अचार खिलाने चली है। तन्वी, माँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, दादू को हंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसे गुस्सा करते देख बाबूजी कहने लगे, क्यों मासूम को गुस्सा कर रही है? मासूम और ये पटाखा है बाबूजी, इसकी हरकतें आपको बताऊं तो पता चलेगा। तन्वी, माँ रहने दो, वो सो चुके हैं। बाबूजी के शरीर में इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि वो बात करते करते ही सो जाते थे। चल तू भी उठ जा, कहकर मैंने उसे कमरे में जाने के लिए कहा। तन्वी, माँ अभी कुछ देर यही उनके पास बैठना चाहती हूँ। बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, वो खोते हुए तन्वी मेरी तरफ देखने लगी। तन्वी को उनके पास छोड़कर मैं घर के दूसरे काम निपटाने लगी। बाबूजी को सोए काफ़ी समय हो गया था, उन्हें दवाई देनी थी। मैंने तन्वी से उठाने के लिए कहा। दादू कहकर आवाज़ लगाने ही लगी थी कि उन्होंने धीरे से आंखें खोली और सामने तन्वी को देखकर मुस्कुराने लगे। तन्वी, क्या हुआ दादू, आप हंस क्यों रहे हो? बाबूजी, जो तुझे बताने जा रहा हूँ अपनी माँ से मत कहना। ऐसा क्या है दादू? तन्वी ने हैरानी से उनसे पूछा। बाबूजी, अभी अभी सपनों में तेरी दादी को देखा है, अपने दोनों हाथों को उठाकर मुझे बुला रही थी। कहने लगी, अब मोह ममता छोड़कर मेरे साथ चलो, बहुत जी लिया तुमने। तेरी माँ कहाँ है? इधर उधर देखते हुए तन्वी से कहने लगे। तन्वी, मम्मी किचन में आपके लिए सूप बना रही है। बाबूजी, तन्वी चाव से बुला कर ला, और ये पानी जैसा सूप मुझसे नहीं पिया जाता। दादू, बीमारी में ऐसा ही खाने पीने को मिलता है, अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं तो जल्दी से ठीक हो जाए। बाबूजी, अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तू जा अपनी माँ को बुला कर ला, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तन्वी मुझे किचन में बुलाने आई। उसकी आंखों में नमी देखकर मैं सकपका गई। मैं, क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है? तन्वी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। सूप तैयार है बेटा, थोड़ा ठंडा करके उनके लिए लाती हूँ। कहकर मैं बैठक में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुर्सी खिसकाने की आवाज़ से उन्होंने आंखें खोली और हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? बाबूजी, नीलम मेरी बच्ची, लगता है अब जाने का समय आ गया है। मुझे कुछ भी हो जाए तो चिंता मत करना, और किसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे भरोसा है राधिका तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ जमा पूंजी बैंक में है, तन्वी के ब्याह के समय काम आ जाएगी। मैं, बाबूजी, आप इस समय कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कि जय इसी शहर में है, आप कहें तो जय को आपकी तबीयत के बारे में बता दूं। बाबूजी, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को तंग करने की, बुखार है 2-4 दिन में उतर जाएगा। तभी तन्वी ट्रे में सूप लेकर आ गई। उसे देखते ही बाबूजी कहने लगे, मैंने तुझे कहा था ना मुझे सूप नहीं पीना है। मैं, बाबूजी सूप तो पीना पड़ेगा, फिर आपको दवाई भी खानी है। तन्वी ने बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाया और बस कहकर उन्होंने उसे रोक दिया। मैंने उन्हें दवाई देकर लिटा दिया। अब तुम दोनों भी अंदर जाकर सो जाओ। मैं, बाबूजी मेरी बात तो अधूरी रह गई, प्लीज़ उन्हें बताने दें। अगर बाद में उन्हें आपकी बीमारी का पता चलेगा तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। बाबूजी, रहने दे बहू, माँ बाप का हाल क्या सिर्फ बीमारी में पूछना चाहिए? जाओ तुम दोनों भी आराम करो। आंखें बंद करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा। तन्वी को मैंने अंदर कमरे में सोने के लिए भेज दिया और खुद वहीं उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। औलाद की तरफ से इतना मायूस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें उनके चेहरे से हट नहीं रही थी। झुर्रियों के गुंजल उनके चेहरे पर उभर आए थे। ताउम्र उन्होंने मेहनत कश जिंदगी गुजारी थी, पर बेटों से एक पैसा नहीं लिया। सोए हुए भी बार बार अपने हाथ से अपनी छाती को मलते हुए मुंह से ऊं की आवाज़ें निकल रही थी। उनके सिर के नीचे एक और तकिया लगाकर उन्हें ऊपर किया। उनकी छाती धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। मेरा मन किसी अज्ञात शंका से कांप रहा था। सामने खड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात बीत चुकी थी और दवाओं का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था।
दोस्तों, नीलम की ज़िंदगी क्या नया मोड़ लेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।